Hey guys, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. How are you all? I think आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया गया है। मैंने यहाँ पर जूम कर दिया। आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कतें ना हो। पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? किसने बाइलिंगुअल मेथड को बनाया है? बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया है? आप सभी को पता है सबसे बेस्ट और सबसे सही आंसर है। कई बार मैंने इसको प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है और आपको पता भी, आपने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, प्रोफेसर C.J. डॉटसन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल का यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में ऑप्शन दिया हुआ है। डैश 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 बुक यू वांट इज आउट ऑफ द प्रिंट, इट आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन में आपको दिया गया है द एंड ए, नन ऑफ द अबव। क्या फिल करेंगे आप फिल करिए। सही आर्टिकल क्या होगा? द होगा। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यहाँ पर द फिलअप होगा। ओके। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक वर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वर्ड है। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। इसकी आपको सुपरलेटिव डिग्री पूछा है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट एंड नन ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपको पता है। ठीक है, जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है, कंपैरेटिव में लास्ट में आपको अर दिखता है। ठीक है, कंपैरिजन के वर्ड में आपको अर दिखेगा, ER। लेकिन जब सुपरलेटिव की बात होती है तो लगभग EST, मोस्ट, बेस्ट, ऐसे समथिंग वर्ड रहते हैं पहचानने के लिए। तो यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी ब्यूटीफुल की, वो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। इन विच मेथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, आइडियम्स, सेंटेंसेस एक्सेट्रा। यहाँ पर 4th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच मेथड, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें मदर टंग को यूज किया गया है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस में, स्टार्टिंग की जो स्टेजेस होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वो यहाँ पर बाइलिंगुअल मेथड है। ठीक है, सी ऑप्शन इसके लिए बेस्ट है, अच्छा है। आगे बढ़े इसी के साथ। आइए 5th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को मैंने आपको 3-4 क्लासेस बताई थी, जिसमें आपको मैंने पोल भी दिया था और भी चीज़ें आपको बताई थी। काफ़ी इंट्रैक्शन के साथ हम लोगों ने वो वीडियो किया हुआ था। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसमें आपको एक सही प्रीपोजिशन को चूज करके फिल करना है। अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है, ही डाइड डैश 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 कॉलरा, फ्रॉम कॉलरा, बाई कॉलरा, ऑफ कॉलरा, विद कॉलरा। तो 5th में राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए? कि जब नेचुरली प्रकृति के द्वारा डेथ होती है तो वहाँ पर ऑफ फिल करते हैं, एक्सीडेंट या किसी और की दुर्घटना बस होती है तो फॉर्म फिल करते हैं, बस इतना सा। चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर भी आपको आर्टिकल का इक्वेशन और मिल गया। वी डिसाइडेड टू स्टे डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। यहाँ पर एक प्रश्न है, वे डिसाइडेड टू स्टे। हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, कोई 2 लोग हैं जो रुकने के लिए सोच रहे हैं होटल में, जो सेंटर ऑफ द टाउन, जो एक शहर है उसका जो मध्य में एक अच्छा होटल होगा या सेंटर मध्य में होगा, मिडिल में होगा। तो उस होटल से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रश्न है जहाँ पे 2 लोग रुकने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर आपको एक आर्टिकल को भरना है, द आर्टिकल, ए आर्टिकल, एन आर्टिकल और सम। 3 चीज़ें यहाँ पर, 4 चीज़ें आपको ऑप्शन में दी गई हैं। तो सबसे बेस्ट अगर सही कोई ऑप्शन है यहाँ पर तो यहाँ पर दी ऑप्शन है, यहाँ पे द होटल होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? द होटल होगा। आइए आगे 7th देखिए, चूज द करेक्ट वर्ब। देखिए क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड, was punished, is punished, were punished, are punished। कौन सा ऑप्शन सही होगा 7th में? ए ऑप्शन सही है, was जो है वो सही है। ठीक है, was punished होगा। आइए आगे इसी के साथ 8th देखिए, ये ग्रामेटिकली एक स्पेलिंग दी है जिसको सही स्पेलिंग बतानी है। तो राइट आंसर यहाँ पे ग्रामर की सही स्पेलिंग आपसे पूछी गई, तो क्या बताएंगे 8th का? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, GRAMMAR, ये सही स्पेलिंग है। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, न्यू मेथड का दूसरा नाम क्या है, या न्यू मेथड से क्या संबोधित होता है, या न्यू मेथड को हम किस और नाम से जानते हैं? डॉक्टर वेस्ट सभी को पता है कि न्यू मेथड डॉक्टर वेस्ट के मेथड से ही रिलेटेड है। यहाँ पर भी आपको प्रीपोजिशन चूज करना, सोच सकते हैं कि प्रीपोजिशन और आर्टिकल देखिए बारी के बारी बैक टू बैक अल्टरनेट जो है रिवाइज हो रहे हैं, मतलब रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, ऑन हिज रिक्वेस्ट, एट हिज रिक्वेस्ट, बाय हिज रिक्वेस्ट, ऑफ हिज रिक्वेस्ट। 11th में 10th में क्या फिल करेंगे? सभी को पता है कि एट। चूज द आर्टिकल, अगेन आर्टिकल रिवाइज हुआ है, पेपर में आया हुआ है। ही बिकेम डैश ग्रेट मैन, ए ग्रेट मैन, द ग्रेट मैन, एंड ग्रेट मैन, बोथ ए एंड बी, विच ऑप्शन इज बेस्ट? सभी को पता है कि यहाँ पर ए ग्रेट मैन होगा। ठीक है, क्या होगा? ही बिकम अ ग्रेट मैन। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, मैंने इसको भी आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया था। टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विद, यहाँ पर 12th का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ACDB। ठीक है, ए फॉर क्या है? टुडे, सी फॉर क्या है? मैन इज। यहाँ पर आपको डी क्या दिया है? प्लेइंग विद।
बी क्या दिया है, नेचर। टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर, टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर। आगे आइए 13 देखिए क्या है, विच मेथड इज अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड। ऐसा एक कौन सा बीच का पुल है, रास्ता है जो मिडवे है, मिडवे का मतलब बीच का रास्ता। डायरेक्ट मेथड और दोनों के बीच की मिडवे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बाइलिंगुअल मेथड यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। अगेन प्रीपोजिशन रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा आपको पढ़नी है। वी गॉट डैश डिफिकल्टीज, इट डिफिकल्टीज, ऑन डिफिकल्टीज, एट और इनटू, कौन सा प्रपोजिशन सही होगा बताइए। राइट ऑप्शन इनटू डिफिकल्टीज है, ठीक है। हम मुसीबत में पढ़ते हैं। ये प्रश्न पिछले सेमेस्टर में भी, फर्स्ट में भी एक बार रिसेप्टिव के बारे में पूछा था। ये दो ही आता है, एक रिसेप्टिव आता है, एक प्रोडक्टिव आता है, ठीक है। अब आप 16 में क्या चूज करेंगे, सभी को पता है बी ऑप्शन। 18 पे आइए क्या कह रहा है, विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। हमारे भारत में ऐसी कौन सी भाषा है जिसको दूसरी भाषा का दर्जा मिला है, ठीक है, सेकंड स्टेज पे मिला है। सभी को पता है कि इंग्लिश, हमारी मातृभाषा पहली भाषा हिंदी, दूसरी इंग्लिश है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस क्या है, पवन किल्ड अ स्नेक। पवन एक लड़का है पवन, ठीक है, पवन किल्ड अ स्नेक, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। पवन यहाँ पर क्या है तो आप कहेंगे मैम पवन एक सब्जेक्ट है। किल्ड यहाँ पर क्या है, ये एक वर्ब है, ठीक है। और क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्नेक है। पवन ने सांप को मारा, किसको मारा, सांप को मारा, तो सांप यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते समय जब कभी भी किसी सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट जो करता होता है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, उसको हम बाई के द्वारा लगाते हैं, बाई के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस सिंपल सा दिया हुआ था, एक्टिव में दिया था, सेंटेंस था पवन किल्ड अ स्नेक, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अ स्नेक वाज किल्ड बाय पवन। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया है उसमें थोड़ी सी एक फॉल्ट है, वो गलती क्या है वही आपको करेक्ट करना है। सेंटेंस यहाँ पे है, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स वर जो ये वो होते हैं पशु होते हैं ना, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब क्या है, चरना, ठीक है। पशु जो हैं जो चरते हैं वही चीज़ यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है कि मतलब पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं फील्ड में। तो यहाँ पर देखिए जो कैटल्स दिया है ये यहाँ पर गलत है, ये गलत सिर्फ सेंटेंस में एक ही गलत है क्योंकि कैटल जो कैटल्स कोई वर्ड ही नहीं है। कैटल जो होता है वो खुद में अपना एक प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल का मतलब है कि एक से ज़्यादा गाय भैंस, ठीक है, एक से ज़्यादा जो है डोमेस्टिक एनिमल्स। तो कैटल्स यहाँ पर जो एस लगा दिया गया इसीलिए ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इसीलिए यहाँ पर कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि कैटल खुद ही एक प्लूरल है। आइडेंटिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन को एक संज्ञा को खोजना है। सुरेश लीव इन प्रयागराज, तो यहाँ पर दो ही संज्ञा, एक तो सुरेश है और एक सुरेश जो है प्रयागराज में रहता है, तो यहाँ पर दो नाउन है। अच्छा प्रश्न है, फ्री का नंबर दिलाने वाला प्रश्न यही होता है। आगे आइए, चले आगे 4 देखिए। अब एक प्रश्न है इनडायरेक्ट में, सिलेबस में नहीं दिया गया है लेकिन प्रश्न आता है, से टू मी व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इनडायरेक्ट में जब चेंज करना है तो यहाँ पर सेड टू की जगह हमेशा आस्क्ड मी, आस्क्ड हो जाता है या टोल्ड भी हो जाता है। यहाँ पर दिया है ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट माय नेम वाज, ठीक है। कमला हैज डैश ए लेटर, कमला हैज डैश अ लेटर, रोट अ लेटर या रिटन अ लेटर, बताओ क्या होगा। 2020 का प्रश्न आया हुआ है, एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, कहा जा रहा है फिर कि कमला हैज डैश अ लेटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न दिया गया है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव, निगेटिव में चेंज करना है लेकिन मीनिंग नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जिसमें आपको चेंज करने के लिए दिया जाए आप उसमें चेंज करो, लेकिन मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप उसका अर्थ बदल दो। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर सेक्शन ज़्यादा पढ़िए, वो प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है, तो कैसे चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो यहाँ पर क्या बताएंगे, वाइजर का मतलब समझदार होता है, तो आप सिंपल सा लिखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मैंने बताया भी है। तो यहाँ पर है श्याम इज नॉट वाइजर देन श्याम, श्याम इज नॉट वाइजर देन, निगेटिव में भी हो गया और मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ कि श्याम जो है वो ज़्यादा समझदार नहीं है, किससे, मुकेश से, ठीक है। आगे आ जाओ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स, ये भी मैंने बताया है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। कैसे करेंगे, टू पास, आई होप टू पास द टेस्ट, आई होप टू पास सिंपल में दिया है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। आंसर है आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट, आई होप दैट आई विल पास। जब कभी भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में हम चेंज करते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का और सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो दैट है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और यहाँ पर ये जो विल है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमको पहचानने के लिए समझते हुए चलिए कि अगर हमें सिंपल सेंटेंस में दिया है और कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो हम हमेशा उसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए चेंज करते हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा,
अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है, अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो हमेशा आप जाते हैं जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, ठीक। हम ये भी जानते हैं कि इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस फॉर्म हो जाएंगे, अशोक सेड टू ही, ठीक है, आधा आधा वाक्य एक प्रकार से। अशोक सेड टोल्ड का हम हमेशा इनडायरेक्ट में, अब टोल्ड का अपोजिट अब डायरेक्ट में ले आना है तो क्या होगा, सेड होगा, सेड टू होगा, ठीक है। अशोक सेड टू रमन, यहाँ पर दैट ही का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, ही का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। कैन स्पीक इंग्लिश, तो कुड यहाँ पर थर्ड फॉर्म में थे तो कुड यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म में दिया है ना, तो कैन यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्या होता है, या बर्फ की फॉर्म्स याद करिएगा। नेक्स्ट, अब एक्टिव वॉइस में चेंज करना, ये भी देखिए रिपीट हो गया है, यहाँ पर उल्टी उल्टी चीज़ें हुई हैं। पैसिव से एक्टिव में बनाने को कहा है, पैसिव में दिया है माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम, ठीक, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसिव में दिया है, यहाँ पर पैसिव में है, एक्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर पैसिव में माई बुक क्या है, सब्जेक्ट में है, बाय हिम क्या है, ऑब्जेक्ट में है। तो बाय हिम को क्या करना है आपको, बाय हिम को आपको सब्जेक्ट बनाना है और माई बुक को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तभी ये एक्टिव में आएगा। तो यहाँ पर है माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम, तो कैसे बनेगा, इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा वो बनेगा, हिम का क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। तो ही स्टोल माई बुक, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, ही इज टू स्लो टू विन द रेस, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। यहाँ पर एक टी ओ है और एक टी डबल ओ है, क्या सही होगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे कुछ चीजें याद रहती हैं। अब यहाँ पर मुझे करना है तो ये चीजें मैं डायरेक्ट देख रही हूँ तो आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर टू और टू दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर टू भरना होगा। अब ये टी डबल ओ क्या है पता है, ये एक एडवर्ब है, ये क्या है, ये एक एडवर्ब है, और वो टी ओ क्या था, वो एक आपको ये प्रीपोजिशन दिया हुआ था। और यहाँ पर सेंटेंस बना है कि ही इज टू स्लो टू विन द रेस, मतलब वो रेस को जीतने के लिए बहुत ही स्लो है। टू स्लो का यहाँ पर टू का मतलब क्या है कि ये टू यहाँ पर जो एडवर्ब है इसका मतलब बहुत धीरे धीरे है। अगर कोई दौड़ रहा है और धीरे है उसके साथ वो बहुत धीरे धीरे है, इसीलिए यहाँ पर टू फिल होगा, टी डबल ओ। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड, रेड की सुपरलेटिव डिग्री बतानी, चार ऑप्शन है, रेडेस्ट, रेडर, मोर रेडेस्ट और मोर रेडर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन सही है, रेड का सुपरलेटिव डिग्री रेडेस्ट बनता है, और रेडर जो है यहाँ पर ये कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री पूछा था, अगर कंपेरेटिव पूछ लेगा तो वो रेडर हो। फिर यहाँ पर क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। एक सेंटेंस दिया है, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, मैं किसी से बात कर रहा था, बस नेगेटिव में चेंज करना है, तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू समबडी, बस क्या करना है यहाँ पर देखिए, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी। आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस के फॉर्म में चेंज कर दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, आगे आप इसको ऐसे भी बताएंगे, लिख देंगे आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू समबडी, तो वो गलत नहीं होगा। कई तरीके से चीज़ें आप बता सकते हैं। आगे चलिए, पॉजिटिव में चेंज करना है, क्या करेंगे, पॉजिटिव में है पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, पवन जो है वो सबसे इंटेलिजेंट बॉय है, इस सभी बच्चों में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय है। पॉजिटिव में चेंज करने का मतलब है कि सेंटेंस को सकारात्मक में चेंज करना और अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। तो सिंपल बता दीजिए, अ फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन, कुछ ही बॉयज हैं जो पवन के जैसे, मतलब पवन के लेवल तक इंटेलिजेंट है, नहीं तो पवन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, पवन ही क्या है, सबसे बड़ा है। 14 देखिए, राइट टू प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, दो एक प्रिंसिपल आपको लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने के सेकेंडरी स्टेज में। मतलब यहाँ पर क्या है कि दो प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज, तो सेकेंडरी पहले मातृभाषा सिखाई जाती है, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर इंग्लिश पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर है तब प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आप उनकी आदत बनवाइए धीरे धीरे कर कर। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेटेड रहेंगे तब भी ये चीज़ कर पाएंगे। और आप बताएं, ये जो 14 क्वेश्चन है ना, इसमें आप जेस्चर भी बता सकते हैं, GESTURE, जेस्चर। मैं बोल रही हूँ, सीरीज अगर आप लोगों ने लिया होगा तो लिख लीजिएगा, इसी में तीसरा ऑप्शन ऐसा जगह भी दिया हुआ अच्छी खासी, GESTURE, जेस्चर बता सकते हैं। एक आप बता सकते हैं, पता है क्या, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल CRITICAL, क्रिटिकल थिंकिंग THINKING लिख लीजिएगा, और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट, एक जेस्चर और एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट। यहाँ पे एक ऑप्शन और डाल के 4 और 5 करके लिख लीजिए, 3 और 4 करके, ताकि आपको अगर छोटा वाला भी याद रहेगा तब भी आप लिख लेंगे, आंसर आपका सही होगा। आगे आ जाओ,
15 देख लो क्या है, व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। सबसे बहुत जो दिक्कत आती है, इंग्लिश लोगों को नहीं पढ़नी आती, नहीं बोलनी आती, उसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, एकदम दहकती हुई प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम पहली है प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन। लोगों को उच्चारण नहीं आता, सही बात है, गलत करते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर बार बार करेंगे तो चीज़ें, हम लोग को भी नहीं आता था, बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन पढ़ते 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 करते करते चीज़ें आने लगती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग, जो मातृभाषा का रहता है फिर उसी में आदत पड़ी रहती, नहीं कर पाते हैं। एंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन जितने भी उसमें नहीं आता है तो दिक्कतें होती हैं। या पता है इस 15 में ना आप जो है ना और भी कुछ बता सकते हैं, जैसे आप बताएं क्या बता सकते हैं, इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश वोकैब, शब्द नहीं आते, शब्द पता ही नहीं है, शब्द ही नहीं आते, सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी तरीके से व्हाट डू यू मीन बाय एम, आप एम से क्या समझते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। एम कैन बी डिफाइंड एज अ जनरल डायरेक्शन ऑफ आवर एजुकेशनल इंटेंशन दैट प्रोवाइड द बेसिक establishing the objective. It is the guide that prescribe our moves in a specified direction for the attainment for the desired goal। ये काफ़ी लंबा रामायण दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ खास नहीं है। आपसे पूछा है एम क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग लिखना, इनका एम मत लिखना, ठीक है, ये इनका एम है, राजन सीरीज वालों का एम है, इनको मत लिखना, अपना एम लिखना। तो एक बता दे रही हूँ, बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बता दे रही, यहीं पर लिख दे रही हूँ मैं, समथिंग दैट यू intended to do, intended या intend भी लिख दो, intend to do, ये बेस्ट है, यही लिखना। आप और भी बना के लिख देना काफ़ी कुछ। मैंने यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय एम, इफ़ एनीवन आस्क मी शालिनी व्हाट डू यू मीन बाय एम, तो मैं यही बताऊंगी, समथिंग दैट यू इंटेंड टू डू। नेक्स्ट है 17, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। जो प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में, प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम है वो कैसे शॉर्ट आउट होगी या वो कैसे बेस्ट तरीके से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर है। ड्रिल का मतलब पता है क्या होता है, अभ्यास करना, बार बार प्रैक्टिस करना, मतलब ड्रिल का मतलब। अगर आपको ये प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम आती है उस ऑब्जेक्टिव तक पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो कोई भी अगर किसी में गलती हो रही है तो उसको सही करने के लिए आपको उतनी बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी वो चीज़ें आती हैं। फिलहाल पहले यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर है, आफ्टर द मॉडल रीडिंग द टीचर शुड राइट अ डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंस देम वन बाई वन। एक टीचर है जो रीडिंग करता है, उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनको फाइंड आउट करके ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, फिर उनको एक बाई एक करके प्रोनाउंस करता है, उसके प्रोनाउंस करता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि द टीचर आज 2 और 3 स्टूडेंट, 2 और 3 बच्चों से पूछता है टू प्रोनाउंस द डिफिकल्ट वर्ड इंडिविजुअली। मतलब एक टीचर है, उसने कोई मतलब कोई आर्टिकल या कुछ भी पढ़ा, उसके बाद उसको उसमें टफ वर्ड को चुना, उसके बाद ले जाके बोर्ड पर लिख दिया। फिर टीचर ने पहले उसको खुद पढ़ा, फिर 2-3 बच्चों से कहा कि तुम पढ़ो। उसके बाद है द सिलेक्शन ऑफ अ वर्ड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ड्रिल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन मीनिंग बट अ जनरल प्रोनाउंसिएशन। इसका यहाँ पर मतलब ये नहीं था कि आपको वहाँ पर वो मीनिंग बताएंगे, सिर्फ उनका मुद्दा था कि उनको वो पढ़ना आना चाहिए, उच्चारण करना आना चाहिए। द टीचर सेलेक्ट दोज वर्ड विच मे बी प्रोबेबली प्रोनाउंस रॉन्गली बाय, और फिर उसके बाद जो है जो बच्चे गलत पढ़ रहे थे उनको वो उसको सही करवा रहे थे। ये ठीक है, उनका अपना पर्पज़ है, लेकिन यहाँ पर जो ये प्रोनाउंसिएशन को सही करने की जो अभ्यास की बात है, इसको आप ध्यान रखना है क्या क्या, उनके की साउंड पर, जो बोल रहे हैं बच्चे उनके की साउंड पर एक लिख सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो प्रोनाउंसिएशन करवाया जा रहा है बार बार, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेवलप द एबिलिटी, ABILITY एबिलिटी, एंड द डेवलप एबिलिटी एंड प्रोड्यूस इंग्लिश, PRODUCENGLISS। ठीक है, या आप बता सकते हैं, मैं बोल रही हूँ लिख लीजिएगा, मेरी वॉइस बाद में आकर इस क्वेश्चन में आपको रिपीट करिएगा, पढ़िएगा तब लिख लीजिएगा। या तो आप बता सकते हैं ड्रिलिंग, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एम टू हेल्प स्टूडेंट अचीव द बेटर प्रोनाउंसिएशन बाय लैंग्वेज। तो ये यहाँ पर आपका ये भी 17 क्वेश्चन जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर 18 बताया गया है, राइट डाउन द 2 एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड। आपको ऑडियो विजुअल एड की जो है 2 एडवांटेज बतानी है कि 2 एडवांटेज क्या होती है। ऑडियो विजुअल जिसमें आपको सुनाई भी दे दिखाई भी दे, वही आपको सामग्री की बतानी है। तो यहाँ पर एडवांटेज बताएंगे
इंग्लिश इज़ अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल एड मेकिंग द ईजी। ऑडियो विजुअल की एडवांटेज ये होती है कि ये मत लिखना, कोई मतलब नहीं, यही सिर्फ लिखना कि ऑडियो विजुअल एड मेकिंग अ लैंग्वेज ईजी। इंग्लिश की भाषा को ऑडियो विजुअल लैंग्वेज एज जो है वो समझने में आसान कर देता है, क्योंकि वो आगे आगे प्रोनाउंस कर देगा तो आप उसको उच्चारण कर लेंगे, बच्चों को समझने में आसान होगा। फिर अ गुड लिसनिंग, अ गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल ओनली इन नेचुरल इंग्लिश एनवायरनमेंट। ऑडियो विजुअल एड हेल्प इन क्रिएटिंग द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आपको इंग्लिश को सिखाना है, सिखाना है या सीखना भी है तो प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए आपको वहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। तो वो एनवायरनमेंट आप ऑडियो विजुअल एड की हेल्प से वहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि बच्चे भी इंग्लिश टू इंग्लिश वहाँ पर सीख सके। देखिए आया तो नहीं है लेकिन पढ़ते चलिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा, काफी प्रश्न इनसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर बात क्या आ रही है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब जानते हैं क्या होता है। ये ऑक्सिलरी जो दिया है ना, ये यहाँ पर सहायक क्रियाएं होती हैं। ध्यान से सुन लो, क्या होती हैं, ये होती हैं सहायक क्रियाएं जो आपकी क्रिया की मदद करती हैं, एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स जिनको कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आएगा विल, shall, should, would, can, could, might, must, dare, need, used to, ought to are called modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb are used only as helping verb. इनका सिर्फ प्रयोग किया जाता है एक सहायक क्रिया के रूप में। सेंटेंसेस में हम इनका प्रयोग सहायक क्रियाओं के रूप में करते हैं। Finite verb, what do you mean by finite verb? जिन वर्ब में सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट का जो नंबर होगा वो, सब्जेक्ट में जो पर्सन होगा वो, सब्जेक्ट में जो टेंस मतलब सेंटेंस में जो टेंस होगा वो जब चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार तो वो फाइनाइट वर्ब। एक सेंटेंस में जिस वर्ब में सब्जेक्ट के नंबर पर्सन टेंस के अनुसार परिवर्तन होता है वो होता है फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, फाइनाइट वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर, नंबर, टेंस ऑफ द सब्जेक्ट सच एज I, you, we, they go to market। सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पर ऑब्लिक दिया है, मतलब I go to market, you go to market, we go to market, they go to market, he goes to school, she goes to school। ध्यान रखना, गलती मत करना, सिंपल तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है हर एक बात को। इट रेन हैवली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। तो फाइनाइट का यहाँ पर पूछा तो आपको बता देती हूँ, फाइनाइट के जो 3 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, लिख लेना। पहला प्रकार क्या पता है, लिंकिंग वर्ब, LINKING, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है क्या पता है, मेन वर्ब जो सबसे बड़ी क्रिया होती है, उसके मतलब जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। और तीसरा क्या होता है पता है, हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। इन हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और ये जो मेन वर्ब होता है इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ध्यान रखना 3 प्रकार होता है, ये 3 जो दिया है ये मैं नहीं मानती, इसमें ये ऑक्सिलरी तो सही है लेकिन ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव गलत है, ये नहीं होगा। फिर है 26, व्हाट इज़ द कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है, ये तो पहले वाले चैप्टर से आ गया है, आया नहीं है पढ़ लो, सीरीज में है। व्हाट इज़ द कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेशन क्या होता है सबको पता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है क्या होगा, क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंट्रल अप्रोच। ये केंद्रीय अप्रोच है। इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, इसमें क्या हो रहा है, बोला जा रहा है किसके साथ, फ्लुएंसी के साथ, स्पीड के साथ, सही तरीके से, ग्रामर का प्रॉपर यूज करके, एक्यूरेसी के साथ, दैट मीन्स शुद्धता के साथ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, करेक्ट पंक्चुएशन के साथ, करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स के साथ, एंड अप्रोप्रिएटनेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात हो रही है, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री, पोएम को पढ़ाने के 2 उद्देश्य क्या होते हैं, ये कई बार आया है, आप क्या बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है टू एनेबल स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, उनकी सुंदरता को अप्रिशिएट करना, सराहना देना, सीखना। 28 एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री, वही चीज़ है एक प्रकार से, क्या क्या मतलब उसमें एक प्रकार से आप जो सिखा सकते हो या सीख सकते हो, बहुत सारी जैसे इमोशनल चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी, ठीक है। उसका एस्पेक्ट क्या रहता है, पोएम जो रहती है उसका एस्पेक्ट क्या है एक प्रकार से। इमेजिनेटिव, आपको एक कल्पना की जगत की तरफ आगे बढ़ाएगा, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, करेक्ट। रिदमिक है, रिदम में आपको रहना, सुर ताल वगैरह मेंटेन करे रहना, वो सब चीज़ों को बताना, सब कुछ इसी में आ जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट है व्हाट आर द लैंग्वेज गेम। लैंग्वेज गेम क्या होता है, भाषा का खेल क्या होता है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। आंसर में लिखा है लैंग्वेज गेम आर एन एडमायरेबल
way to practice language because they place language in a social context. The child is encouraged to use all the linguistic knowledge, capacity and activity. क्या बोला है देखो, लैंग्वेज की क्या क्या होता है, अ लैंग्वेज गेम आर एन एडमायरेबल वे. ये एक बहुत ही एडमायरेबल का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा, एक नाइस तरीका जो एडमायर करे, लर्न करे, सीखने में मदद करे. टू प्रैक्टिस लैंग्वेज, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के लिए. ये है बढ़िया प्रश्न, 2019 का आया हुआ है. ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट हिम. ठीक है, उसके सभी फ्रेंड्स उस पर हंस रहे थे. ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट हिम, तो क्या बनेगा, आंसर में बनेगा ही वॉज लाव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड. उसके ऊपर हंसी उड़ाई गई उसके सभी दोस्तों के द्वारा. तो यहाँ पर क्या बन रहा है, किसके द्वारा, उसके सभी दोस्तों के द्वारा. देखो यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स है एक्टिव में ये सब्जेक्ट है. यहाँ पर आप देख सकते हो लाव्ड एट हिम, ये पता है क्या ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है, ध्यान रखना. वर्ब की ये जो लाव्ड है ये वर्ब है. तो यहाँ पर देखो क्या करना होगा, यहाँ पर ऑल हिज फ्रेंड को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट. ऑल हिज फ्रेंड यहाँ पर गया बाई ऑल हिज फ्रेंड. बाई के द्वारा हम कब बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं. तो बाई देखना का पहचानने को आ जाएगा, जहाँ पर बाई देखना वहाँ पर टिक मार देना कि ये पैसिव वॉइस में है. तो बाई ऑल हिज फ्रेंड, यहाँ पर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया. ठीक है, उसके बाद एट हिम, तो हिम का आपको बताया है कि हिम पैसिव में रहता है, एक्टिव में हिम रहेगा, पैसिव जब बनेगा हिम का तो हिज ही बन जाएगा. क्या बन जाएगा, ही का हिम हो जाता है ना. तो यहाँ पर हिम दिया था तो यहाँ पर ही हो गया. ठीक, उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वॉज का प्रयोग होगा. ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर वॉज का प्रयोग होगा क्योंकि टेंस की फॉर्म चेंज हो रही है इसीलिए. तो यहाँ पर हमने क्या क्या है, इज एम आर वॉज का भी प्रयोग करते हैं ना. तो यहाँ पर बनेगा ही वॉज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड. ठीक है, ध्यान रखना 2019 में आया हुआ है. 33 मैंने यहाँ पर आपको क्लियर बता दिया. आ जाओ 34 पे आ जाओ. 34 में है चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री आपको इनमें चेंज करना सीखना होगा. क्या दिया है, ये मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया था, 2019 का प्रश्न है. लेड इज हैवियर देन ऑल द मेटल. तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिर्फ एक चेंज करना है, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल. यहाँ पे हैवियर कंपैरेटिव में था, ई आर लिखा था, IEST ऐड कर दो, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आ जाओ आगे. ध्यान रखना गलती सुपरलेटिव वाले में मत करना, फ्री के नंबर आएगा, EST जोड़ दो और कंपैरेटिव पूछे तो ER लगा दो. नेक्स्ट देखो, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग. से एक एडजेक्टिव को आपको बताना एक सेंटेंस में, ये भी बढ़िया. अगर आ गया इस तरीके का आपको प्रोनाउन छाटने को, संज्ञा छाटने को, विशेषण छाटने को, एडवर्ब छाटने को, वर्ब छाटने को, कंजक्शन छाटने को, तो बढ़िया नंबर मिल जाएगा. तो यहाँ पर सेंटेंस दिया है देयर हैज़ नॉट बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर. तो यहाँ पर सफिशियंट जो है वो एक एडजेक्टिव है. ठीक है, क्या है सफिशियंट, आगे आ जाओ. राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. एक वन वर्ड बताना है. वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो एक बंदा है जो बहुत सारी भाषाओं के विख्यात है, मतलब ज्ञाता है, जानता है, तो उसको पॉलीगॉट और उसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक कहते हैं. ध्यान रखना है. आगे देखो क्या है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आपको फिल करना है प्रीपोजिशन को. ठीक है, यही प्रश्न है यहाँ पर. आई विल सी यू डैश 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 4:15 PM. तो हमें पता है कि हम समय के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर बनेगा एट. राइट आंसर एट.